साथियों नमस्कार। बीजॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वर्णमाला से संबंधित। उसमें कल थोड़ा बहुत कुछ गलती हो गई थी। सबसे पहले तो उसको सुधार लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले तो कल वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर आपको देखना है। तो उसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा गया था। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 में भी आंसर वर्ण ही होगा। क्यों होगा ये अभी हमने ये पीडीएफ तैयार किया है कल, इसी वजह से हमको तैयार करना पड़ा, क्योंकि मैं भी शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो गया था या मैं भूल रहा था। तो उस वजह से मुझे इसको तैयार करना पड़ा और लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए, इसलिए इसको मैंने बनाया। और सबसे पहले इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाया है बस आपको ब्रीफ करने के लिए, तो बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला ध्वनि, शब्द और वाक्य अर्थ। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा 4 तत्व कौन कौन से होते हैं। और यहाँ से था कि भाषा की लघुतम इकाई जो थी वो कहाँ पर ध्वनि होती है, कहाँ पर शब्द होती है, कहाँ पर पद होती है, या कहाँ पर वाक्य होती है, कहाँ पर वर्ण होती है। ठीक है, तो हमने जहाँ पर जहाँ कल वर्ण बताया था, यहाँ पे कल वाले में शब्द बता दिया था, वहाँ पर वर्ण होगी। तो देख लीजिए क्यों होगी, वो यहाँ से देख लेते हैं। पहला, उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, जब हम उच्चारण करते हैं उस दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। ठीक है, क्योंकि बोलने का विषय होता है जब हम उच्चारण करते हैं, यानी ध्वनि को अभी तक हमने लिपिबद्ध नहीं किया है, तब तक ये क्या होता है? ये ध्वनि होती है। सार्थकता की दृष्टि से, जब सार्थकता की बात आए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे, वो क्वेश्चन नंबर शायद देख लीजिएगा कि सार्थकता की दृष्टि से कोई था एक शब्द, अभी याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर शब्द था, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा था सार्थकता की दृष्टि से। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई उन्होंने लिखा था, ये नहीं बोला था कि सार्थकता की दृष्टि से या किसी और दृष्टि से। तो जब सार्थकता की दृष्टि से पूछा जाए तब आप शब्द लगाएंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, आप शब्द आंसर टिक करेंगे। और अगर नहीं देता है किसकी दृष्टि से, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होगी? वर्ण होगी। ठीक है, और उच्चारण की दृष्टि से जब पूछे, उच्चारण की दृष्टि से, तो ध्वनि होगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। जब काव्यशास्त्र की दृष्टि से पूछता है, किसकी दृष्टि से? काव्यशास्त्र की दृष्टि से जब पूछता है तो पद या रूप होगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, पूर्ण सार्थक इकाई की बात करें, मतलब वो पूर्ण भी हो और सार्थक भी हो, मतलब उसका कोई अर्थ भी निकले, तो वो वाक्य होगा। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर जो ध्वनि था, इसको जो हमने लिखित रूप में कह दिया तो वो वर्ण कहलाता है। ये भी एक, ये किसकी दृष्टि? उच्चारित भाषा की, उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या है ये? वर्ण है। उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, क्योंकि वर्ण को जब ध्वनि को, मतलब उच्चारण में ध्वनि ही आती है, ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं, ध्वनि को क्या कर देते हैं? लिपिबद्ध कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या होगा? सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। ठीक है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? उच्चारण समूह। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर बने थे कल वाले में।
वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, ये दो प्रमुख तत्व पूछा था कल भी, तो कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध, ठीक है, हमने कहा था हवा कहीं भी मुंह में रुकती नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वर। जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। एक खासियत ये भी होती है इसमें कि स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि ये सभी स्वतंत्र होते हैं, ठीक। ये 3 गुण होते हैं स्वर के। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है, ये आप लोग जानते हैं। कहाँ से? आ से औ तक, ठीक है, आ से औ तक। इसकी विशेषता क्या होती है? ये अक्षरिक होते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। सभी क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण देख लीजिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वर्गीकरण में देख लीजिए। आ से औ तक हमने कहा था कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अंग और आह, अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और दोनों को मिला करके क्या करते हैं? अयोगवाह, ठीक है। अब वहाँ पर पूछा था सभी स्वरों की संख्या के बारे में, क्वेश्चन पूछा था कल। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ठीक है, 4 इनकी संख्या थी। दीर्घ स्वरों के बारे में भी पूछा था, तो दीर्घ स्वर कौन है? आ, ई और उ, 3 होते हैं, इनकी संख्या 3 होती है। इसमें री नहीं होता है, बाकी आ सब मिल के बनते हैं। कैसे? अब संयुक्त स्वर में आप देख लीजिए, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ये संयुक्त स्वर होगा ए, ऐ, ओ, औ। क्यों? क्योंकि इसमें 2 स्वर होते हैं, एक तो आ और ई मिलके ए बनता है, आ और ए मिलके ऐ बनता है, आ और ओ मिलके, आ और ऊ मिलके, छोटा ऊ मिलके ओ बनता है, आ और ओ मिलके औ बनता है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर को भी देख लीजिए, कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 3 7 4 11 आपके पूरे हो गए क्या? स्वर, ठीक। अब स्वर के भेद भी कल खूब पूछा था इसमें से क्वेश्चन। जीभ के उठने के आधार पर, जीभ बोलते समय कितना उठती है आपका, कितना जाके तालू में या और जगह टच करती है, कितनी उठती है, उसके आधार पर स्वर को संवृत्त, अर्धवृत्त, विवृत्त और अर्धविवृत्त के में बांटा गया है। ये 4 प्रकार से बांटा गया है स्वरों को। तो संवृत्त यानी क्लोज, मतलब जहाँ पर संवृत्त क्लोज हो, मतलब ये क्लोज होता है, जैसे ई, उ और उ, ठीक है, ई, उ। यहाँ पर जीभ बिल्कुल उठती नहीं है आपकी, लगभग क्लोज होती है। अर्ध संवृत्त में ये थोड़ा सा उठती है, ए, ओ, ठीक है, अर्ध संवृत्त हो गया। विवृत्त का मतलब ओपन, ओपन का मतलब पूरी तरह से खुला हुआ, आ, ठीक है, आ, ठीक। अर्ध विवृत्त में अ, ए, औ, आ, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में जो यूज होता है आ, वो वाला। तो कितने टाइप होते हैं इसके? 4 टाइप होते हैं। इसमें देख लीजिए, समृद्ध में पूछ लेता है कि समृद्ध में कौन कौन से आते हैं, तो अलग ये इतने 4 होंगे इसके। और अर्ध समृद्ध में कौन कौन होंगे? ये 2 होंगे। और विवृत्त में केवल आ होगा, और अर्ध विवृत्त में ये 4 होंगे, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर 2 तरह के होते हैं, वृत्तामुखी, अर्धवृत्तामुखी। तो वृत्तामुखी में उ, ओ, औ, आ ये होता है। अर्धवृत्तामुखी में आ, ई, ए, ऐ ये होता है। थोड़ा सा हम तेज लेकर के चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को भी लेना है। जीभ के भाग के आधार पर, जीभ का कौन सा भाग यूज हो रहा है उसके आधार पर, तो अग्रस्वर क्या क्या होते हैं? कौन? ई, ए, ऐ। मध्य स्वर होता है अ,
और पश्च स्वर होता है बड़ा आ, ऊ, ओ, औ और आ। ठीक है। प्लुत स्वर के बारे में हमने बताया था, जो त्रिमात्रिक होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर क्या होता है, एक मात्रिक होता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है। प्लुत स्वर क्या होता है, त्रिमात्रिक। इसका सिंबल कैसा होता है, हिंदी के 3 जैसा हमने बताया था कि हिंदी का 3 जैसा बनता है, वैसा ये बीच में लगा दिया जाता है। ठीक, जैसे ओम और राम। ठीक है, जहाँ थोड़ा ज़्यादा तेज देर तक बोलना पड़े। अब व्यंजन में आ जाइए। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जब मूल व्यंजन पूछे आपसे। ठीक है, तो आप बताएंगे कितने, 33 होते हैं। इन 33 में 25 आपके स्पर्श होते हैं और अंतस्थ होते हैं 4 और ऊष्म होते हैं 4। इनको आप जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, कितने, 33 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें का से मा तक आता है प्रत्येक वर्ग का, ये आपने देखा होगा। यारा, लावा, श, हा। अब कुछ नवीन वर्ण हैं, जैसे डा से ड़ा बना है और ढा से और ढा से बना है ढ़ा। ये ढ़ा पढ़ा जाएगा, ये ड़ा पढ़ा जाएगा, ड़ा ढ़ा। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन के आ जाने के बाद जहां आपसे पूछे मूल स्वर कितने हैं तो आप 33 बताएंगे। लेकिन जब पूछे कुल स्वर कितने हैं, स्वर नहीं, व्यंजन पूछे मूल व्यंजन कितने हैं तो 33। और जब 2 को और मिला लिया गया बाद में, नवीन वर्ण जुड़ गए, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 35। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन वही 25 होते हैं, का से मा तक इनकी संख्या 25 होती है। और इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अलग अलग वर्ग होते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इनके ये लास्ट वाले जो 5वें वर्ण होते हैं, इन सभी के उनको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक। वर्णों के उच्चारण के स्थान, तो वर्णों के उच्चारण के स्थान से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है और अक्सर गलत भी होते हैं। यहाँ से हमने भी कल एक आध क्वेश्चन गलत बता दिया था, तो वो क्वेश्चन नंबर 54 था, वो भी फिर मिलेगा हम लोगों को आगे। तो जो जिनका उच्चारण कंठ से होता है, एक चीज़ ये देख लीजिए, ये अगर ये आप समझ पा रहे हैं, एक इंसान को बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ऐसा मूव कर दीजिए, ऐसा, और ऐसे करके ऐसे। तो आप यहाँ से देखिए, ये अगर कंठ है तो यहाँ से होते हुए आवाज़ यहाँ तक, हम लोग पीछे से चलते हैं, ऐसे ऐसे होते हुए, ऐसे तालू से लेकर के ओठ तक आते हैं। ठीक है, तो कैसे, कंठ यानी यहाँ का भाग कंठ हो गया। इसमें कौन कौन सी आवाज़ आएगी, वो वर्ण आएंगे, अ, आ, क, ख, ग, घ और हा। ठीक है, यहाँ पे पूरे का, खा, गा, घा तक ही है। और ये ह और अह, ये कहाँ से होगा, कंठ से। फिर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तालू पर। ठीक है, तालू पर जाएंगे, ई, च, छ, ज, झ और य, श। फिर आगे बढ़ेंगे आप, मूर्धा पर जाएंगे। मूर्धा वही कोमल वाला भाग, दांत के पीछे का वही। तो वहाँ पर री, देखिए जब री बोलेंगे तो जीभ जाके कहाँ पर टच करती है, आपकी जीवा, उसको ध्यान दीजिएगा। री, ट, ठ, ड, ढ, र और सा, ये आपका मूर्धा पे जाकर टच करता है आपका जीभ। ठीक है, उसको फिर दांत पे जो टच करता है उसको देख लीजिए, त, थ, द, ध, ला और सा। ओष्ठ को, जहाँ पर ओष्ठ की जरूरत लगती है, उ, प, फ, ब, भा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, कई कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो संयुक्त उच्चारण स्थान लेते हैं, मतलब दो जगह से मिला के बोले जाते हैं। जैसे कंठ और तालु, इन दोनों का यूज होता है कहाँ पर, ए और ऐ को बोलने में। ठीक है, कंठ और तालु और कंठ और ओष्ठ। यहाँ पर आपको ऑप्शन में ऐसे देगा, कंठ तालु देगा, कंठोष्ठ देगा, दंतोष्ठ देगा, तालु और नासिका देगा, कंठ नासिका देगा। इस तरह से
वो देता है कि कौन किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है, ऐसे पूछता है। तो यहाँ पर कंठ और तालु से ए और ए बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं, दंत और ओष्ठ से वा बोला जाता है, तालु और नासिका से इया बोला जाता है, कंठ और नासिका से अंगा बोला जाता है, ठीक है। अब अंत्यस्थ व्यंजन देख लीजिए। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और वा, ठीक है। बहुत ज़्यादा परिभाषा और ये सब हमने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। हमने चूंकि पहले भी क्लास ले रखी है, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं डिटेल में। तो यह क्या है? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य, यानी तालु की सहायता से बोला जाता है। र क्या होता है? वर्थ, वर्थ मतलब मसूड़ा। र जब आप बोलेंगे तो आपका जीभ मसूड़े को टच करती है। ला क्या होता है? ये भी वर्ष बोला जाता है इसको भी, ठीक है। और वा को दंतोष्ठ बोला जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन चारों को अर्धस्वर भी बोला जाता है। कभी कभी पूछ लेगा कि इनमें से अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो इसमें या रा ला वा में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दे देगा। एक चीज ये ध्यान दीजिए, रा को क्या बोला जाता है? प्रकंपित या लुंठित, मतलब जहां पर प्रकंपन होता है बोलने में। जैसे रा बोलेंगे तो रा का कई बार उसमें प्रकंपन हो रहा है, या जीभ क्या होती है? लुंठित हो जाती है। उसी तरह से ला क्या है? ला आप देखिए तो पार्श्व यानी बगल से बोला जाता है। ला देखिए, जीभ आपकी थोड़ा थोड़ा गाल में दोनों तरफ टच हो रही होगी बगल में, तो वहाँ पर इसको पार्श्विक भी बोला जाता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसमें से पार्श्विक कौन है, लुंठित कौन है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ठीक है, जो घर्षण के साथ आवाज़ बाहर निकलती है और ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है। मतलब जब आप हवा अंदर से आती है, मुख के अंदर से, तो ऊष्मा लेकर के बाहर आती है। ऊष्मा क्यों आती है? क्योंकि ये अंदर घर्षण होता है इनको बोलते समय। तो जैसे श, ये श तालव्य है, तालु वाले स्थान से आप बोलेंगे श, तो और ये सा मूर्धा वाले स्थान से इसको बोलेंगे श, और सा बोलेंगे दंत वाले से, हा बोलेंगे स्वरतंत्री से, ये हा आपको कंठ वाले स्थान से भी बोला जाता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लेता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस तरह से करके। तो कैसे संयुक्त हुआ ये? श जो बोलते हैं, कक्षा वाला श, तो उसमें क और श दोनों मिल करके ये श बनता है। त्र बोलता है, ता में त और रा रहता है। ज्ञ बोलते हैं तो जा और इया इसमें रहता है। स्र बोलते हैं तो सा और रा रहता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन बोलते हैं? क्योंकि दो व्यंजनों के संयोजन से यह बना हुआ है, ठीक। अब अल्प प्राण और महाप्राण करके भी पूछता है क्वेश्चन, तो अल्प प्राण पर ध्यान देते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है, वायु जो कम आती है मुख से, थोड़ा करके आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, उसे हम लोग क्या करते हैं? अल्प प्राण। प्राण का मतलब आप पर्यायवाची में आपने पढ़ा भी होगा, प्राण का मतलब वायु होता है, ठीक है, प्राण का मतलब वायु। तो अल्प प्राण मतलब कम हवा, कम वायु जब निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, ये इन्होंने बना के रखा है बुक में, या फिर ये अक्सर मिल जाता है किताबों में भी। तो आप देख लीजिए, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, जैसे मैंने पूरे वर्ग को यहाँ पर लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर पहला वर्ग का, च, ट, त, प, और तीसरा ग, ज, ड, दा, बा, ठीक, और पांचवा में अंगा, इया, ड़, न, मा, ठीक। इसके अलावा य, रा, ला, वा यानी अंतस्थ व्यंजन, ये जो होते हैं क्या होते हैं? अल्प प्राण। इनके उच्चारण में क्या होता है? मुख से कम हवा बाहर निकलती है, ठीक है। तो आप अब बच रहा है, देखिए ये और ये, तो ये फिर उसके बाद अगला जब आएगा तो वो महाप्राण का आएगा। महाप्राण में आप देख लीजिए फिर कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा,
प्रत्येक वर्ग का ये दूसरा और चौथा, ठीक। तो उसमें वही 2 बचा था, तो दूसरा और चौथा हो गया। उसके बाद ऊष्म व्यंजन में जैसे श, श, स, ह, ठीक है, ये भी अंदर से बाहर की तरफ आते हुए बोले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, श ये मूर्धा से, श ये मूर्धा से हो गया, ये तालु से हो गया, ये दंत है हो गया, ये आपका ह कंठ हो गया, ठीक है, ये ठीक। सघोष, घोषत्व के आधार पर अगर देखेंगे तो सघोष और अघोष 2 होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत हो जाए, मतलब आपसे जो स्वर की तंत्रिकाएं हैं अंदर वो झंकृत हो जाए, मतलब उसमें कंपन उत्पन्न हो जाए एक तरह का, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्र का झंकृत होना। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा जैसे क, ख के बाद क्या आएगा, ग जब बोलेंगे तो देखिए कंठ से आ रहा है। घ में भी देखिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और स्वर तंत्र झंकृत हो, घ, अंगा, ये गले की तरफ थोड़ा से झंकृत होकर के ये आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 11 स्वर, ये भी आपको लगभग कंठ से ही बोले जाएंगे। और उसके बाद य, र, ल, व, ह, ये भी आपके कंठ से ही बोले जाते हैं लगभग। तो ये आप याद रखिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, 11 स्वर और य, र, ल, व और ह, ये क्या होंगे, सघोष होंगे या घोष। सघोष पूछ सकता है या घोष, दोनों एक ही बात है। अघोष वर्ण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत नहीं होते हैं वो होते कौन है, इसमें सघोष को छोड़ करके जितने भी अतिरिक्त वर्ण बचते हैं आप उनको जोड़ लीजिए। बचेगा कौन, पहला बचेगा और दूसरा वर्ण बचेगा, फिर बचेगा श, श, स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अघोष बोल देंगे, ठीक है। ये थोड़ा तेजी से हम लेके चल रहे हैं ताकि जल्दी इसको कवर कर लें, क्योंकि ये केवल आपको ब्रीफ करने के लिए है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में हमने बताया ही था। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये ड़ और ढ जो बना था, उत्क्षिप्त व्यंजन जो नया आया था, इसे द्विगुण भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण भी करके पूछा जा सकता है। और ड क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है। ढ क्या होता है, महाप्राण होता है। ड में देखिए कम वायु बाहर निकल रही है, ढ में ज़्यादा वायु बाहर निकल रही है। ये सघोष होता है, ठीक है, और ये सघोष होता है, ठीक। अघोष या सघोष, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। सघोष दोनों हो सकता है सघोष ही होते हों, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए अल्प प्राण और महाप्राण। सघोष तो आगे पीछे हमने पढ़ा ही दिया है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, अब इसको देख लेते हैं। द्वित्व, जब एक व्यंजन 2 बार मिले, ठीक है, एक ही व्यंजन, ठीक है, 2 बार मिले तो उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे एक व्यंजन ये क हो गया और ये क हो गया, ये 2 एक साथ आ जा रहे हैं, क और क, पक्का, ला और ला, दिल्ली, जच्चा, चा और चा, बच्चा, चा और चा, कच्चा, चा और चा, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 वर्ण जो है क्या हो रहा है, 2 व्यंजन क्या हो रहा है, 2 बार मिल रहे हैं, मतलब एक ही व्यंजन 2 बार मिल रहे हैं। सॉरी, फिर से समझ लीजिए कि एक ही व्यंजन, जैसे का है एक ही व्यंजन है लेकिन लगातार 2 बार आ रहे हैं, साथ में ही आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखिए आगत या ग्रहित या विदेशी ध्वनियाँ, ठीक है, तो जो हिंदी में आजकल प्रचलन में आ गई हैं, हिंदी में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो बाहर से लिए गए हैं, तो उसमें जैसे अरबी, फारसी, उर्दू से लिया गया है क, ख, ग, ज और फा, ये नुक्ता लगा हुआ है सब में, बिंदी, तो क, ख, ग, ज और फा, ठीक। और अंग्रेजी से जैसे आया है अ, ये अ, इसमें जैसे कॉलेज, बॉल, टॉल, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। तो ये अब देख लीजिए अनुस्वार, अनुस्वार हमने बता ही रखा है पहले से। अनुस्वार में ये बिंदी होती है और ये ऐसे बिंदी ऊपर लगती है और
पढ़ा कैसे जाता है, चंदन, मंगल, गंगा इत्यादि। अनुनासिक क्या होता है, जिसमें चंद्रबिंदी लगती है, जैसे चांद, चांदनी, गांव। ठीक। निरानुनासिक क्या होता है, देख लीजिए, अनुनासिक और अनुस्वार को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बचता है ये, जैसे प्लेन जो रहता है इसमें कुछ नहीं लगता, उसको का खा गा जैसे बचा हुआ है, इसमें अनुस्वार और अनुनासिक की ध्वनियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, उसे निरानुनासिक कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कि निम्न में से निरानुनासिक कौन सा है। इस तरह का प्रश्न शायद एक आध कल आया भी था। अब संयुक्त अक्षरों के प्रकार देख लीजिए, संयुक्त अक्षर जो उसके प्रकार कितने हैं। शब्द के आरंभ में, शब्द के ये संयुक्त ध्वनियाँ जो हैं, संयुक्त ध्वनि पहला वाला, शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ संयुक्त हो तो शब्द के कहाँ पर, आरंभ में क्या होता है, ध्वनियाँ संयुक्त हो जाती हैं, तब क्या होता है, संयुक्त ध्वनि होती है। जैसे यहाँ पर आ और आ, ठीक है, जब प्रा में देखिए, पा में पा और रा जब पढ़ेंगे प्रा, तो एक आ वहाँ पर आएगा और एक आ यहाँ पर आ रहा है, दो ध्वनियाँ आ रही हैं यहाँ पर आ की, तो प्राण जैसे ये हो जा रहा है, संयुक्त हो जा रही हैं दो ध्वनियाँ। उसी तरह से घ्राण में दो आ संयुक्त हो जा रहे हैं, ग्लान में दो आ और प्यार में दो आ हो जा रहे हैं, एक या के साथ एक मात्रा के रूप में जो लगा हुआ है दोनों, तो वहाँ पर क्या होगी, संयुक्त ध्वनियाँ होंगी। संपृक्त ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो, एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ संयुक्त हो। जैसे एक ध्वनि माँ की है ये, ठीक है, और किसके किसके साथ संयुक्त है, वो बा के साथ भी संयुक्त है और सा के साथ, संबल, ठीक है, संबल दोनों के साथ मिलके आ रहा है ये, और बंधन, ठीक है, उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। युग्मक ध्वनियाँ क्या हो गई, जब किसी ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, जैसे द्वित्व ध्वनि में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे का के साथ का आ गया, दिक्कत। अब अणा के साथ अणा का वो जो अणा वर्ण होता आधा वो आ गया, तो इसको अक्षुण जैसे पढ़ रहे हैं इसको, तो ये द्वित्व हो जा रहा है, इसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अब अक्षर के प्रकार में, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर की पहचान क्या है, बद्धाक्षर की पहचान है कि अंतिम ध्वनि क्या होती है, व्यंजन। पूरे अक्षर में जो अंतिम वाला ये वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है, व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता, व्यंजन होता है। जैसे ये होता है, ये व्यंजन होगा, ये क्या होगा, व्यंजन होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बद्धाक्षर। और मुक्ताक्षर, भाई चूंकि स्वर क्या होते हैं, मुक्त होते हैं अपने आप में, तो जिसमें अंतिम में स्वर आ जाए, क्या हो आ जाए, अंतिम ध्वनि क्या हो जाती है, स्वर होती है, तो वो क्या होती है, मुक्ताक्षर हो जाती है। जैसे मिठाई, बड़ी ई क्या हो गई, स्वर हो गई, बड़ा ऊ क्या हो गया, स्वर हो गया। राम, माँ में आप देखेंगे माँ प्लस आ होगा यहाँ पर, ठीक है, तो आ अंतिम में क्या आ रहा है, आ, तो यहाँ पर भी स्वर है। तो इस तरह से मुक्ताक्षर जो है ये क्या हो जाएगा, जिसमें ध्वनियों के अंत में क्या आ जाए, स्वर आ जाए। ठीक, तो ये आज तक हमने जो अभी तक क्वेश्चन लिए थे, जो मतलब वर्ण से संबंधित जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं जो हमको लगा कि आपको बतानी चाहिए, तो वो हमने जल्दी जल्दी आपका ये कर दिया है। थोड़ा आज समय ज़्यादा लग सकता है, पर कुछ क्वेश्चनों को लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के माध्यम से इसको पूरा करने के लिए कहा था। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। 38 और ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब यहाँ 50 से आ जाते हैं, क्योंकि 50 के बीच में एक आध क्वेश्चन कुछ गलत हुआ था हम लोगों का। निम्न में से कंठ वर्ण कौन से हैं, कंठ तो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, कंठ वर्ण कौन से हैं, तो कंठ में कौन कौन सा आ रहा था, विसर्ग आ रहा था, आ रहा था, हा आ रहा था, ये आ रहे थे, तो ये हो गया। निम्न में कंठ वर्ण, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका आ, क्योंकि उसमें आ और आ दोनों था, पीछे जाके आप लोग देख लीजिएगा। और शा, यही वाला क्वेश्चन शायद गलत हुआ था, शा, ठीक। श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान शायद मैंने करवा दिया था मूर्धा से,
ठीक है, लेकिन ये वहाँ से नहीं होता, ये होता है तालु से। ये गलत हो गया था, इसको मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, इया व्यंजन है मतलब कौन सा व्यंजन है या कहाँ से इसका उच्चारण होगा। तो ठीक है, इसका उच्चारण कहाँ से होगा, तालव्य होगा। ठीक है, कौन सा होगा, तालव्य। हिंदी में श्राद्ध ध्वनि, देखिए वही वाला यहाँ पर भी आ गया। हिंदी की श्राद्ध ध्वनि कहाँ की है, तो ये तालव्य है। ठीक है, फिर उसके बाद 55 पे आ जाते हैं। च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होगा। ठीक है, तो ये भी क्या था, छा, चा छा वाला, ये ऊपर देख ही रहे हैं। ठीक, अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे देख लीजिए, 56 हो गया था, 57 पे आ जाते हैं। ई च छ ज झ इया, ठीक है, ये आदि का उच्चारण किससे होता है, तो च छ ज झ इया, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। ठीक, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो फिर वही चा छा झा देख लीजिए आप। या का उच्चारण स्थान या रा ला वा शा पढ़ा था ना, उसमें कौन सा होगा, उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तालु। ठीक है, और शा फिर से आ गया, शा का उच्चारण स्थान, ठीक है, ये इसका तालु हो जाएगा। निम्न में से तालव्य, वही बात, तालव्य या तालु, ठीक है, कौन सा होगा, ये होगा। ठीक, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो चा वर्ग तो चा वर्ग में ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, किस वर्ग में आएंगी, तो ये उच्चारण स्थान इसका मतलब है कि उच्चारण स्थान कौन सा होगा, चा वर्ग ध्वनियों का, चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन होगा, तो आप लगा देंगे तालव्य। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ये ड, ड का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ट ठ ड ढ, तो ठीक है, टा वर्ग वाला, तो इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा से होगा। बोलकर देखिए, मूर्धा के दांत के पीछे वाले कोमल वाले भाग पे जाएगा, ट ठ ड ढ, ये मूर्धा से होगा। हिंदी की मूर्धा ध्वनियाँ कौन सी हैं, वही ट वर्ग होगा, ट ठ ड ढ, ठीक है, ट वर्ग होगा। फिर उसके बाद जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भाई, दांतों पे लग रहा है तो दांत ही कहेंगे ना, दंत कहा जाएगा। ठीक है, फिर छाछठ आ जाए। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है, तो च छ ज झ त थ द ध, ठीक है, का तो हो नहीं सकता, पा ओठ से हो गया, चा वहाँ से हो गया, मूर्धा से हो गया, तो क्या बचता है, बचता है सी, यानी ता था दा धा वाला। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य है, ठीक है, मूर्धा वाला पार्ट आप जानते ही हैं, ठीक है, कौन सा मूर्धा है, तो इसमें ढ़ होगा, ठीक है, ढ़, ये मूर्धा से बोला जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अलग से दो शब्द आए थे, ढ़ और ड़, ठीक है, तो ये मूर्धा, क्वेश्चन देख लीजिए, मूर्धा, वही तो कह रहा हूँ कि गलत कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धा ध्वनि नहीं है, तो यही, ये तो क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है,
उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। ये टा, ठा, डा, ढा वही वाली चीज़ें थी जो सारे के सारे मूर्धा से बोले जाते हैं, तो यही केवल नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, कौन से होंगे? मूर्धा ही होंगे। ठीक, 68 का कौन सा होगा? सी होगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? मूर्धा होगा। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा, दंत शुद्ध ही पूछ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा, ये ठीक नहीं है। शा, ये मूर्धन्य, ये भी ठीक नहीं है। शा तालव्य। चा, तो सा या रा ला व शा, ये वाला दंत यही सही लग रहा है, तो ये वाला दंत होगा। था किस वर्ग का व्यंजन है? ता, था, दा, ठीक है, ता, था, दा, धा, ठीक, तो ये किस वर्ग का है? ता, था, दा, दांतों के सारे बोला जा रहा है, तो दंत होगा। निम्न में से दंत वर्ण कौन से हैं? फिर वही ता, था, दा, धा वाला, ठीक है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान, फिर वही आ गया, फिर दंत से। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, ता, था, दा, धा, ठीक है, दंत। फिर ता का उच्चारण स्थान, वही क्वेश्चन है फिर से, तो ये दंत से, डी वाला होगा, ठीक है। आगे आ जाइए 76 पे। निम्न में से दंत ध्वनि है, निम्न में से दंत ध्वनि है, ठीक है। तो वो फार्मूला देखेंगे ता, था, दा, धा वाला के साथ, उसमें ला भी रहा है, तो उसमें देखेंगे तो ला भी इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि ला, इसको पार्श्विक भी बोलते थे हम लोग। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि, ओष्ठ जो ओंठों के सहारे बोली जाती है, पा, फा, बा, भा वाला, ठीक है, तो भा, ठीक। निम्न में से ओष्ठ ध्वनियां नहीं है, ठीक है, पा, फा, बा, भा में नहीं है। पा नहीं है, माँ नहीं है, भा नहीं है, तो कौन बचता है? ये बचता है। हिंदी की बा ध्वनि है कौन सी? ये ओष्ठ होगी। निम्न में से अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ, या, रा, ला, वा, आपने पढ़ा था, या, रा, ला, वा, तो इसमें कौन सी होगी? वा होगी, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन या, रा, या, वा, रा, इसको आप कह सकते हैं, ये हो जाएगा। अर्धस्वर, उसमें बताया गया था कि इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। किनको? किनको? या, रा, वा वाले को। किसको? या, रा, ला, वा, किसको अर्धस्वर भी कहा जाता है, अंत्यस्थ ध्वनियों को अर्धस्वर भी कहा जाता है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो का है, चा है, ठीक है, टा भी है, तो या बचता है, यही नहीं होगा। इनमें कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है मतलब या, रा, ला, वा के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे ला नहीं है, रा नहीं है, वा नहीं है, तो कौन बच रहा है? बा बच रहा है। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर कौन सा कहलाएगा? या, रा, वा, या, रा, ला, निम्न में से अर्धस्वर कौन कहलाएगा? और वो
निम्न में से अर्धस्वर कौन कहलाएगा? तो या, क्योंकि इसे लुंठित भी कहते हैं, ला को पार्श्विक कह देंगे, माँ होगा नहीं। अगर इसको हम लोग लुंठित और पार्श्विक में बांटते हैं तो माँ तो पार्श्विक वो हो गया, स्पर्श हो गया, तो यही या होगा जो नहीं होगा, जो होगा अर्धस्वर। ठीक है, 85 में ए, इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को 85 को। सही कथन चुनिए। या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। चलिए ये बात मान लेते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, तो ये तो कोई बात ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के होते नहीं। अवधेश, अववेश का विग्रह अव प्लस देश, ये भी विग्रह उग्रह, तो इसमें पता नहीं कहाँ से चर्चा आ गई। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है, ये भी गलत ही होगा। ठीक है, तो एक ही बच रहा है 86 का ए। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन फिर वही या, रा, ला, वा। ठीक है, ये प, फ, ब, भ, मा व्यंजन होते हैं क्या? क्या होंगे? ओष्ठ होंगे, क्योंकि इसमें ओष्ठ का यूज हो रहा है बोलने में। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, आ तो होगा नहीं, आ नहीं होगा। फिर ई, उ, ई और उ में ही ओष्ठ का थोड़ा सा प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक, हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन, वही वाली बात फिर से आ गई, या, रा, ला, वा। ये सब वीडियो के ही क्वेश्चन हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक, निम्नलिखित से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? फिर या, रा, ला, वा। ठीक है, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? फिर से या, रा, ला, वा। खूब रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। या, रा, ला, वा किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये भी वही सेम, तो काफ़ी वो रिपीट हो रहा है भाई। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आप बताया था, जिसमें संघर्षण होता है और क्या होती है? बोलने के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, वायु में क्या होती है? ऊष्मा होती है, तो यही डी वाला होगा। श, श, स, ह, यही था ना। आगे आ जाइए 95 पे। उच्चारण की दृष्टि से श, श, स क्या होंगे? ये ऊष्म होंगे। ठीक, आ गया, ये ऊष्म होंगे। ठीक है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो हा, ये ला है, ये पार्श्विक है, हो गया। श, श, श ये के अंतर्गत आते हैं, किसमें? ऊष्म के। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, श ये आप बता ही लेंगे। अब ऊष्म वर्ण हैं, यही वाले हैं, देख रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा है वही क्वेश्चन। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? नहीं है तो फिर आप देख लेंगे इसमें, हाँ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, गा नहीं होगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो फिर वही हा वाला आ गया। फिर निम्नलिखित वर्णमाला में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? वही क्वेश्चन आ गया, ये पूरे के पूरे हैं। ठीक, आबकारी सिपाही में पूछा था। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसमें किन दो वर्णों का यूज होता है? ठीक है, ये पूछ लिया ना संयुक्त व्यंजन में से क्वेश्चन। श, स्रा, जिसमें श, स्रा और इया और ये सब थे, वो वाला क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा होगा उसमें? श्रा बोल रहा है ना,
तो देखिए सा और रा भी दिया है, शा और रा भी दिया है, ये तो होगा नहीं, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये होगा ये वाला शा और ये वाला रा। ठीक है, यह शा वर्ण का किसके योग से बना है, ये भी वही है, संयुक्त अक्षर में से आ गया है, का और शा से मिलके बना है। ठीक है, का और शा से मिलके बना है ये वाला। आगे आ जाइए 105 पे, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो सभी हैं, बस यही या नहीं है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है तो स्रा तो आपको पहले ही दिख रहा है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है किसमें, ज और इया से। किससे, ज और इया से बनता है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ठीक, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्योंकि ये ऊपर आपने ये अब तक यही तो पढ़ा। ये निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये नहीं है, इससे मिल के बनता है पर ये है नहीं, ये है, ये है, ये है। ठीक है, त्रा किन से बनता है, ता और रा से त्रा बनता है। ठीक है, किससे बनता है, त और रा। देखिए यहाँ पे त पूरा दिया है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। तो त्रा में रा पूरा रहता है लेकिन त आधा रहता है। ठीक है, त आधा रहता है और रा पूरा रहता है। त्रा क्योंकि बोलने में भी त आधा ही आ रहा है, रा पूरा आएगा। ठीक, नहीं तो लोग ये लगा देंगे। ठीक, ये वाला नहीं होगा। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण मतलब, प्राण मतलब वायु, और जिसमें अल्प मतलब कम निकले। ठीक है, कम निकले तो कौन सा हो जाएगा, ये का वाला वर्ग था, है ना, हर वर्ग का पहला अक्षर था उसमें अल्प प्राण में। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण में है, तो कौन सा हो जाएगा, 112 का, क्योंकि हर वर्ग का पहला अक्षर था तो चा भी चा वर्ग का। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, तो पहला अक्षर ही होगा। ठीक, का, खा, गा, घा। गा होगा नहीं क्योंकि महाप्राण हो जा रहा है। गा, घा, तो पहला, दूसरा, तीसरा। घा भी नहीं होगा। ठा, टा, ठा दूसरा हो गया। का, खा, तो इसका क्या, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन, पहला तो है नहीं, ये वाला थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन ग होना चाहिए आंसर इसका। ठीक, अल्प प्राण, क्योंकि ग में बहुत ज़्यादा प्राण यानी वायु की जरूरत नहीं लग रही है। ख में लग रही है, घा में लग रही है, ठा में लग रही है, ज़्यादा वायु निकल रही है। लेकिन ग में, ग बड़े आराम से आप बोल लेंगे ज़्यादा वायु के बगैर। ठीक है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब महाप्राण मतलब कि जिसमें ज़्यादा वायु निकले उसे महाप्राण कहेंगे, लेकिन महाप्राण नहीं है जो पूछ रहा है, मतलब अल्प प्राण आपको बताना है। तो खा ज़्यादा प्राण हो गया, ज, झ, घ ये भी ज़्यादा प्राण वाले हो गए, तो बचता है क्या, जा। 114 का सी। फिर आ जाइए इसमें 115 में, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण पे आ गया है तो ये भा भी हो जाएगा, भा महाप्राण हो जाएगा। द, म, त ये सब नहीं होंगे, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक,
सभी प्राण वर्णों वाला समूह कौन सा होगा? खा छ ठ म सा ध ध च सा य द घ। ख छ ठ, ठीक है, इसी में ज़्यादा वायु निकल रही है। माँ तो बड़े आराम से बोलेंगे, शाह भी बड़ा आराम से, धा इसमें हो जाएगा, लेकिन धा इसमें भी हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के यही आंसर है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? महाप्राण है, ठीक है, तो ठा, ठीक है, ठा जो है महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये तो वही फार्मूला ही पूछ लिया है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाया, क्योंकि उसमें जो अल्प प्राण के अलावा जो बचे थे, है ना, उसमें लिखा भी था जो बचे थे, तो दूसरा और चौथा ही बच रहा था, ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो यही ऊपर वाला जो इसमें क्वेश्चन में पूछा था ये, और यही नीचे वाला हो जाएगा दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्णों के दूसरे और चौथे, ठीक है, वर्ण हैं क्या? यही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है। क्या हो जाएगा फिर? ये महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। 120 का बी। निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ वर्ण है, ये तो आप जानते ही हैं, विसर्ग कंठ वर्ण है, ये सही है। श संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न, हाँ परंपरा से भिन्न है थोड़ा सा, तो ये आपका आंसर ये वाला होगा, बी वाला आंसर होगा आपका। 22 निम्नलिखित ध्वनियों, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ठीक है, कौन सुमेलित है? ग अघोष, ठीक, फ अल्प प्राण, स ऊष्म, ठ सघोष, ट ठ, ड ढ, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? उसमें कौन कौन से आ रहे थे? श श श ह ना, तो ये वाला है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है, तो अघोष जिसमें घोषत्व के आधार पर जब बांटा गया था, तो सघोष और अघोष में, ठीक है। अघोष अ ज ह अ ज, तो सा होगा इसका, ठीक है। सा अघोष है, इसका घोषत्व से कोई मतलब नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण ग ब प घ, तो ब भी है घोष, अघोष, घ अघोष, ग अघोष, पा ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पा, यही वाला, ठीक। निम्नलिखित में से, इसको काट दूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? फिर से वही, कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक, तो ये च वर्ग का पहला अक्षर आ गया है, ठीक। छ ज इया, ये निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो च
ये होगा पहला वर्ण। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो कौन सा होगा, पहला वर्ण। ठीक, निम्न में से कौन सा वर्ण, निम्न में से घोष वर्ण। ठीक है, घोष या सघोष दोनों एक ही बात थी, हमने बताया था। ठीक है, फिर वही पहला वर्ण चा छा घोष, इसमें क्या पूछा था, अघोष पूछा था। ठीक है, तो अघोष, तो घोष और सघोष, घोष और सघोष दोनों एक ही हैं। ठीक, अघोष हमने बोल दिया होगा तो वो गलत हो गया है, गलती से बोल दिया है। तो सघोष और घोष दोनों एक ही बात हैं। ठीक है, तो 127 का क्या हो जाएगा, जा। सघोष आ गया ना, यहाँ पे देखिए सघोष। ठीक, सघोष आ गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, बा। अयोगवाह, अयोगवाह आया था। अयोगवाह कौन कौन थे, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को कोई मतलब नहीं था। विसर्ग और अंग इन्हीं दोनों में से था। अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार और विसर्ग को, तो इन्हीं दोनों को कहा जाता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, कितनी हैं, जो संख्या पूछा गया था वही वाली बात है इसमें। हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, बात वही है, कितने वर्ण हैं। और वर्णों को जब हम लिखेंगे, जब उसको हम लिपिबद्ध करेंगे ध्वनियों को, तो वही तो क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। ठीक, वही तो वर्ण हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है बस। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाए और ना व्यंजन में की जाए, ये परिभाषा ही दे दी है किसकी, किसकी दे दी गई है, इसको अयोगवाह की, अयोगवाह की परिभाषा दी। अयोगवाह किनको कहा जाता था, अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं, अयोगवाह हैं। ठीक है, ये अयोगवाह हैं। आगे आ जाते हैं 134। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ठीक है, प्रयोग तो किया जाता है लेकिन स्वर में उनका समावेश नहीं किया जाता। ठीक, ये हो गया आपका ये, क्योंकि ये तो न स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन इन मात्राओं का प्रयोग अंग और आ को किया जाता है। ठीक, इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अयोगवाह। ठीक, इसीलिए अयोगवाह किया जाता है क्योंकि ये ना तो स्वर में होते हैं ना व्यंजन में होते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह फिर वही पूछ रहा है, वाह। ठीक है, वाह वर्ण है क्या, तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है और मूर्धा है, क्या है, तो ये क्या है, तालव्य। वाह कहाँ से बोला जा रहा है, दांत और ओष्ठ दोनों से मिला के बोला जा रहा है, संयुक्त ध्वनियाँ, संयुक्त उच्चारण स्थान जो हमने बताया था अभी। निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण, सघोष भी है और महाप्राण भी है, जिसमें ज़्यादा वायु भी लग रही है और सघोष भी है, तो ठा होना चाहिए, ठा, प झ ठा। 37 का झा, ठा में वायु तो निकल रही है, ठा में घोषत्व है पर वायु, छा में वायु निकल रही है, तो ये छा हो जाएगा। ठीक है, अब कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए थे। कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताए थे, किसके अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं। ठीक है, व्यंजनों के कितने भेद हैं,
कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्नों के आधार पर अनुस्वार व्यंजनों के कितने हैं, तो ये आप 2 लगाइएगा। इसको हमने शायद पीछे बताया नहीं था, लेकिन इसके 2 होते हैं, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से, अच्छा ये यूपी टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है, वा ध्वनि कहाँ से है, ठीक है। क्वेश्चन पीछे भी यही था शायद, ठीक। दंत्योष्ठ, क्या है ये, दंतोष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श और संघर्षी, ठीक है, कहलाती हैं, ठीक। चा छ जा झा, चा छ जा झा स्पर्श और संघर्षी, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ हैं, प फ ब भ, ठीक है। तो दंतोष्ठ पा फा या पा फा बा भा, ये तो ओष्ठ हो गया। दंत ओष्ठ कौन सा होगा, व, ठीक है, व। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अब देखिए इसमें स्पर्श भी पूछ ले रहा है, मतलब उन 25 में से भी होना चाहिए। घोषत्व के आधार पर पूछ रहा है, और महाप्राण के आधार पर, और वोष्ठ के आधार पर भी, मतलब जिसमें वोष्ठ का प्रयोग हो। तो ये नहीं हो सकता, ये था में भी वोष्ठ का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठा में भी नहीं हो रहा है, तो बच रहा है कौन सा, भा। इसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है, ठीक है। ब, इसमें ओंठ भी है, ब ओष्ठ हो गया, ओष्ठ इसमें भी है, तो ओष्ठ और घोषत्व भी है, निरानुनासिक भी है, और ब अल्पप्राण स्पर्श भी है, ठीक है। तो स्पर्श अल्पप्राण अघोष, बा, क्या पूछ रहा है कि नहीं है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट क्या है, बा है कि वाह है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, बा, लेकिन इसका ये बी वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है। दंत्योष्ठ, स्पर्श तो है ही, अल्प प्राण, घोषत्व भी है। अच्छा ये अघोष सघोष वाली बात आ गई, और निरानुनासिक है, ठीक है। तो ये है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। 144 पाणिनीय शिक्षा, ये यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं, ये तभी से इतने टफ हो गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए हैं, किन्होंने, पाणिनि ने, ठीक है। तो ये अपने कोर्स में हालांकि है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी किनको किनको माना है, ये माना है इन्होंने स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुदान। इसको जान लीजिए बस, लेकिन कोर्स में है नहीं ये। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि, अघोष और अल्प प्राण जिसमें प्राण भी ज़्यादा न लगे, क त, ठीक है, ठा जा झा, तो कौन सा है, इसमें डी है, ठीक है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, प्रसन्नता, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। देखिए यहाँ पर हमने जब ना और ना, दो ना बताया था ना, कि जब 2 शब्द एक साथ आ जाए, मतलब एक ही वर्ण साथ साथ आ जाएं बिल्कुल,
तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त नहीं होगा, युग्मक ध्वनियाँ होगा ये। ठीक है। ड़ा और ढा विषय कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक तो उपक्षिप्त हैं ये, देखिए ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, नहीं उस वर्ग में नहीं आती हैं तालव्य। तालु से ड़ा ढा तालु से बोली जाती हैं। बी ये मूर्धा उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया है, दोनों महाप्राण। हाँ ये वाला थोड़ा सही लग रहा है। 47 कौन सा शुद्ध, कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालु से बोली जाती हैं, ये तो मान लीजिए सही है। ड़ा ढा ये उपक्षिप्त व्यंजन है, तो महाप्राण में तो ये था नहीं, यही लगाइए, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है। 48 में हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है? ठीक है, अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है? सूचक नहीं है, क्योंकि इसमें तुमको ये सब मिल ही रहा था। ये देखिए ये अंगा, इया और ये पंचमाक्षर हमने बताया था ना, अंगा, इया और ड़ा और माँ और ना, ये है ना। इन तीनों को जब हम लोग यूज करते हैं तो वो अपने ही वर्ग के किसी भी शब्द के साथ जब लगता है तो वो अंक की बिंदी के साथ मतलब बदल जाता है, वो अंक की बिंदी के साथ बदल जाता है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि अनुस्वार वो क्या हो जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, ये अंगा, इया और ड़ा, इसको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से बता देंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये पंचमाक्षर जितने भी हैं, अगर अंगा जैसे का के अंगा है, ये अंगा, तो का के साथ का, खा, गा, घा जितने भी है, तो यहाँ पे जैसे कंघा लिखना हो, कंघा ना, तो यहाँ पे ये आ गया ना, तो का के साथ ये है ना, इसके साथ, तो ये यहाँ अंगा जो ये लिखा गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंग बिंदी बता देंगे यहाँ पर, तो ये कंघा हो जाएगा। ठीक है, अंक की बिंदी के साथ ये यहाँ पर हट जाएगा। वैसे इया है, ड़ा है, ये माँ है, इस तरह से आधा माँ जो यूज होता है, आधा ना यूज होता है, और ये आधा इया यूज होता है, तो ये अंक की बिंदी में बदल जाता है। ठीक है, आजकल जो आधुनिक भाषा में जो हिंदी यूज हो रही है उसमें इस तरह का ज़्यादा यूज हो रहा है, और उसकी कई वजहें बताई हैं लोगों ने, अलग अलग बताई हैं कि उससे टंकड़ में जगह रुकती बचती है, समय बचता है, ये सब अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, स्पर्शी है, ये कंठ है, ये भी सही है, अघोष है, अल्पप्राण है। ठीक है, यही पहला वाला ही सही हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन आप जानते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर ये नहीं होगा, वर्ग के तृतीय अक्षर ये भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, ये पंचमाक्षर जो अभी हमने बताया आपको यहाँ पर, ये वही होगा। ठीक है, तो आज हमने 150 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन ही लिया था मोटा मोटी, तो क्योंकि आप लोगों को वो सब बताना भी था, तो आप लोग उसका रिवीजन कीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा, सुनिएगा, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहें, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, 30 दिन के लगभग समय है, तो सब कंप्लीट हो जाए। और पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं किसी अगले क्लास में। ठीक है मित्रों।